नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 6 जून, दिन है आज रविवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। ज़िले में 19 लोगों ने और दे दी है कोरोना को मात। अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस की संख्या बची है 92। वैक्सीन जागरूकता को ले डीएम ने की धर्म गुरुओं के साथ बैठक। चौसा के समीप ट्रेन से गिर एक वृद्ध व्यक्ति की हुई मृत्यु। केंद्रीय जेल में हुई छापेमारी, नहीं हुआ कुछ आपत्तिजनक बरामद। अपाची सवार युवकों ने दंपति के साथ की लूटपाट। आशा पडरी बैंकिंग फ्रॉड में शाखा प्रबंधक बने आरोपी, एफआईआर किया गया दर्ज। ट्रैक्टर चालक हत्या में खुलासा, अवैध संबंध बना कारण। असामाजिक तत्वों ने सिग्नल को किया रेड, रेल परिचालन हुआ बाधित। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश। प्रेमिका से मिलने किशनगंज से बक्सर पहुंचे युवक ने काटा अपना गला। डुमरांव को दोनों छोर पर मिलेगा वाहन स्टैंड का तोहफा, चल रही है तैयारी। उप विकास आयुक्त ने दिया आदेश, नहर किनारे जमा कचरा को अविलंब हटाया जाए। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले तो हम अपने ज़िले वासियों को देना चाहेंगे पिछले 24 घंटे का कोरोना रिपोर्ट। जो ज़िला प्रशासन ने आंकड़ा जारी किया है पिछले 24 घंटे का, उसमें 19 लोगों की रिकवरी बताई है, जबकि नए 9 संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा बनता है अब हमारे ज़िले में एक्टिव केसेस का, वो हो जाता है 92। सुकून और राहत की सांस हम ले सकते हैं ये सोच कर कि अब गिने चुने लोग ही आइसोलेशन सेंटर में भर्ती हैं या फिर अपने घर पर होम आइसोलेट में हैं। पिछले कई दिनों से किसी भी व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु नहीं हुई है। 123 पर मृत्यु का आंकड़ा ठहरा हुआ है और हम सभी की दुआएं रंग ले आ रही है कि अब कोई हमारे ज़िले में कोरोना के कारण अपनी ज़िंदगी से हाथ न धोए। और ईश्वर ने हमारी विनती को सुना है और अभी तक कोई नए मौत की पुष्टि नहीं की गई है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कुल मिलाकर 8,333 केस हमारे यहाँ बक्सर ज़िले में अभी तक निकले हुए हैं। उनमें से 123 के मृत्यु के पश्चात अब 92 लोग एक्टिव केस के रूप में उनका इलाज चल रहा है और 8,333 में केवल 92 ही बचे हैं। और हम उम्मीद करें कि ये 92 लोग भी बहुत ही जल्द सुरक्षित होकर और सकुशल होकर और स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं। अभी 8 तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें कई चीज़ों की रियायत दी गई है। हम बार बार आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस रियायत का तनिक सा भी दुरुपयोग करने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि ये जो अनलॉक हुआ है या यूँ कहें कि रियायत मिली है, तो अगर हम गौर से सोचें तो जो फेज़ हम लोग देख कर आए हैं कोरोना का, हमने अपने अगल बगल आस पड़ोस में कई लोगों की मृत्यु को देखा, कई लोगों को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती होते हुए देखा। उस दृश्य को याद करके अगर हम केवल चले ना, तो निश्चित तौर पर कुछ दिनों तक और हम अपने और अपने परिवार वालों की रक्षा को सुनिश्चित करेंगे, तो हम और हमारा ज़िला निश्चित तौर पर कोरोना से मुक्त हो जाएगा। तो 92 लोग और बचे हैं। आइए हम सभी लोग अपनी दुआओं में उन 92 लोगों को शामिल करें और जल्द स्वस्थ होने की कामना करें, ताकि कोरोना मुक्त होकर हम सभी अपने अपने कार्य को शुरू कर सकें, ताकि जो हमारी आजीविका पर रोक लगी हुई है वो हमारी आजीविका की शुरुआत हो सके। खबरों को आगे बढ़ाएंगे। वैक्सीन की जागरूकता को लेकर डीएम ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। हमारे ज़िला पदाधिकारी को भी ये बात समझ में आ गई है कि हमारे ज़िले में कई लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन को लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं। अभी भी या तो किसी ने उनके अंदर भ्रांति फैला दी है, या फिर कोई उनको मिसगाइड कर दिया है, या फिर कुछ ऐसी बातें बता दी है जिसके कारण लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ समय तक उनको बुखार हो जा रहा है, जिससे कि वो डर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हुए सुने जा रहे हैं कि वैक्सीन के पश्चात कुछ समय के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। ये बिल्कुल सरासर निराधार है या गलत है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो निश्चित तौर पर आपकी सुरक्षा वो नहीं चाहता, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। और इसी को लेकर हमारे ज़िला पदाधिकारी ने हमारे ज़िले के तमाम धर्म के धर्म गुरुओं के साथ एक बैठक की। ज़िला पदाधिकारी को भी ऐसा लग रहा है कि धर्म गुरु की बात सुनने वाले लोग हमारे ज़िले में मौजूद हैं, क्योंकि धर्म काफ़ी बड़ा माना जाता है हमारे ज़िले में। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म गुरु हमारे बक्सर ज़िले में हैं, उनको बुलाया गया, उनसे वार्तालाप की गई और ये कहा गया कि वो अपने अपने धर्म के लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें और उनके अंदर जो भ्रांतियाँ फैली हुई है उसको दूर करें। वास्तविकता में धर्म का सार्थक परिणाम निकलेगा,
यदि ये धर्मगुरु अपने लोगों को जाकर सही उपदेश दे, क्योंकि बहुत सारे मामलों में हमारे धर्मों पर, सभी धर्मों पर कटाक्ष किया जाता है कि लोगों को अंधविश्वास की तरफ ले जाया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर धर्मगुरु एक छोटी सी कोशिश करें और अपने ज़िले के लोगों को जागरूक करें वैक्सीनेशन के लिए, तो निश्चित तौर पर यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह जो बैठक हुई है धर्मगुरुओं के साथ, इसका कोई सार्थक परिणाम निकले। आगे बढ़ेंगे। चौसा के समीप ट्रेन से गिरकर एक वृद्ध की मृत्यु हो गई है। उनकी पहचान नहीं हो सकी है। चौसा के समीप ही कर्मनाशा नदी के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति गिरे हुए पाए गए। काफ़ी अधेड़ थे, शरीर पर जो कपड़ा था वो फटा हुआ था गिरने के कारण। संभवतः वो सिर के बल गिरे हैं, जिसके कारण उनके सिर पर गहरी चोट आई थी और इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। बहरहाल शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, लेकिन पहचान नहीं हो सकी है और इस प्रकार से अज्ञात के रूप में उनको उनकी लाश को ले जाया गया है। लेकिन समाचार मिलने तक या समाचार को लिखे जाने तक या समाचार को रिकॉर्ड किए जाने तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। ट्रेन में यात्रा करते समय निश्चित तौर पर अगर आप दरवाजे पर बैठते हैं तो नींद आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आप अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय जेल में छापेमारी हुई, अचानक हड़कंप मच गया, न केवल कैदियों में बल्कि अधिकारियों में भी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कई सारे आपत्तिजनक सामान बरामद हो जाएंगे, लेकिन डीएम ने और साथ साथ एसपी ने जो कार्रवाई करी उसमें कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ। तो जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली कि ये छापेमारी में कुछ ऐसा बरामद नहीं हुआ जिससे कि उन पर सवालिया निशान लग सके। हाँ, 12 कैदी ऐसे मिले जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो सका था। पूछने पर यह कारण पता चला कि इन कैदियों की उस समय तबीयत खराब चल रही थी, जिसके कारण इन्हें वैक्सीन नहीं दिया गया कि कोई और समस्या ना खड़ी हो। अब इन कैदियों को, जो कि 12 लोग बचे हुए हैं, इनका भी वैक्सीनेशन कर लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अपाची सवार युवकों ने दंपत्ति के साथ लूटपाट की है और ऐसी शिकायत कृष्णाबरम थाने में पीड़ित विवेक कुमार पांडे ने दिया है। उनका ये कहना है कि वो अपने पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे। इसी बीच कृष्णाबरम के आसपास अपाची पर सवार युवक आए और उनको रोक लिया और ज़बरदस्ती उनके साथ उनके 10,000 रुपये छीन लिए और उनकी पत्नी ने जो 20 ग्राम के सोने की चेन पहन रखी थी उसको भी लूटकर वो लोग भाग गए। ये लिखित शिकायत उन्होंने कृष्णाबरम थाने में दी। हालांकि थाने में शिकायत दर्ज की गई है या नहीं दर्ज की गई है, इसकी खबर अभी नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार की घटना घटित हुई है, अगर ये कथित घटना नहीं है, तो निश्चित तौर पर पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन मामले में कितनी सत्यता है और आरोप में कितनी सच्चाई है, यह पता लगाना पुलिस का कार्य है। आगे बढ़ेंगे। आशा पंडरी में जो बैंकिंग फ्रॉड किया गया है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में, ज़िले में मुख्य विषय अभी बना हुआ है पूरे ज़िले के लिए, और इसमें शाखा प्रबंधक को फाइनली आरोपी बना लिया गया है और उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। रीजनल अधिकारी के आवेदन पर यह एफआईआर सिमरी थाने में दर्ज की गई है, जिसमें कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बात कही गई है। हालांकि क्या ये रकम इतनी ही है, इसको कहा नहीं जा सकता। अभी मामले की जांच चल रही है कि कितने लोगों के खाते से और निकासी की गई है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है दक्षिण बिहार ग्रामीण के खाता धारकों के साथ। ज़िला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और चूँकि जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके साथ साथ कैशियर पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाज गिरेगी कार्रवाई की। और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अज्ञात के रूप में उनको दोषी आरोपी बनाया गया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा और जो खाता धारक घर पर बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि उनके खाते में जमा राशि उनको मिलेगा, उन तक ये खुशखबरी जल्द ही पहुंचेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों पहले हमने ट्रैक्टर चालक की हत्या की खबर आप लोगों को सुनाई थी। बगेन भादा मार्ग पर सड़क के किनारे उनका शव बरामद किया गया था। अब जब पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो जो हत्या हुई थी वो अवैध संबंध में हुई थी। जो मृतक हैं रविशंकर पांडे, वो निजी ट्रैक्टर चालक थे। वो विवाहित थे। उनकी पत्नी सुनीता देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। लेकिन जब मामले की अनुसंधान की गई तो पता ये चला कि रविशंकर पांडे का अवैध संबंध था सरिता देवी से, जिसके घर पर उनका आना जाना लगा रहता था। इस बात का विरोध सरिता देवी का जो पुत्र था मंतोष, वो हमेशा इस बात का विरोध करता था। इसी क्रम में रविशंकर पांडे का कुछ ऐसी भी महिलाओं के साथ रिश्ते बनने लगे जो उसी सरिता देवी के घर के आसपास रहते थे।
मामले ने जब तूल पकड़ना शुरू कर दिया और पुत्र मंतोष ने जब बहुत ही ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया, तो बयान के अनुसार सरिता देवी ने रविशंकर पांडे को मना किया, लेकिन वो नहीं माने। वो लगातार अपने जिद पर अड़े रहे, जिसके कारण 3 महिलाएं और एक युवक ने मिलकर की हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए सड़क किनारे फेंक दिया। ऐसा कहना है पुलिस का, जो चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके बयान के अनुसार। मामले में पूछताछ करके और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आगे का अगर कोई और अपडेट इस मैटर में आएगा तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे। असामाजिक तत्वों ने अचानक ट्रेन के सिग्नल को लाल कर दिया। श्रमजीवी एक्सप्रेस आ रही थी रघुनाथपुर के समीप, उसके ड्राइवर को ब्रेक लगानी पड़ी और गाड़ी को रोकनी पड़ी। आनन फानन में दानापुर रेल प्रमंडल को खबर दी गई तो पता चला कि ऐसा कोई वाकया नहीं है, ट्रेन को हरी सिग्नल मिली हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने जो ज्वाइंटर होता है वहाँ पर सिक्का डालकर और ट्रेन के सिग्नल को लाल कर दिया। जल्दी आनन फानन में तकनीकी खराबी को फॉल्ट को ठीक किया गया और श्रमजीवी एक्सप्रेस को वहां से रवाना किया गया। अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन रेलवे प्रशासन का ये कहना है ये बहुत ही जघन्य अपराध है। ऐसे करने से किसी ट्रेन में लूटपाट की जा सकती है, किसी ट्रेन को हाईजैक किया जा सकता है और ऐसे आरोपी अगर पकड़े जाएंगे तो इन पर बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। अतः निवेदन होगा कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से सरकारी रेल से इस प्रकार से छेड़छाड़ न करे। आगे बढ़ेंगे। संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने जायजा लिया है। बारिश के मौसम की शुरुआत होने वाली है और गंगा के तटीय इलाकों में हमेशा बाढ़ से क्षेत्र प्रभावित होते हैं और भारी जान माल का नुकसान भी होता है और कई लोग बेघर भी हो जाते हैं। इन्हीं आने वाली परेशानियों को दूर करके हमारे ज़िले के ज़िला पदाधिकारी ने उन क्षेत्रों का दौरा किया और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे बातें करी और उनको ये निर्देश दिया कि जितना कम से कम नुकसान पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, उनके सामान, उनके मवेशियों को सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए पहले से ही ठोस तैयारी करके रखनी होगी, ताकि अगर बाढ़ आए भी तो किसी भी प्रकार का पैनिक ना मचे और कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। ज़िला पदाधिकारी ने इस बात के लिए वहाँ उन क्षेत्रों का दौरा किया। आगे बढ़ेंगे। प्रेमिका से मिलने किशनगंज से एक युवक पहुँच गए बक्सर। मुफस्सिल थाना के रमडीहा गांव में वो गए, जहां पर उनका कहना है कि फ़ोन के माध्यम से एक युवती से उनका प्रेम हुआ था और मुलाकात करने के लिए वो किशनगंज से चलकर रमडीहा गांव में पहुंचे थे। उनके बयान के अनुसार जो बातें आई, उनका कहना था कि जब वो वहां पर पहुंचे तो उनको जहर पिला दिया गया घर वालों के द्वारा या फिर युवती के द्वारा, और गाँव से बाहर निकलने के पश्चात वो प्रेम में धोखा खाने के कारण किसी धारदार हथियार से उन्होंने अपना गला काट लिया और तड़पने लगे। राहगीरों की नज़र जब उन पर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई तो उन्हें ले जाकर हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। हालांकि डॉक्टर्स ने यह बताया कि उनकी स्थिति में सुधार हो रही है और पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दे दी है। परिजन पहुंचने वाले थे जब तक ये सूचना हमारे पास पहुंची और जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मामले में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। वास्तव में उस घर में और उस गाँव में उनके साथ क्या हुआ ये भी नहीं पता। वास्तव में क्या उद्देश्य था कि किशनगंज से वो बक्सर के रमडीहा गाँव में पहुँचे हुए थे, ये वही बता सकते हैं। और वास्तव में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस आगे के मामले की जांच पड़ताल करेगी और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। डुमरांव को बड़ी अरसे के बाद दोनों छोर पर वाहन स्टैंड का तोहफा मिलने जा रहा है। डुमरांव में जाम की समस्या कोई नई नहीं है और अगर आप स्टेशन रोड में चलें तो अगर आप पद यात्रा भी करते हैं तो मेन जो टाउन का इलाका है वहाँ से पार पाने के लिए आपको कई मिनट्स का समय लग जाएगा। अगर आपने बाइक ले रखी है तो जिस सफ़र को, जिस दूरी को आपको 2 से 3 मिनट में तय कर लेना चाहिए, उस सफ़र और दूरी को तय करने में कभी कभी 30 मिनट लग जाता है। इसका मुख्य कारण ऑटोज़ का खड़ा होना, रिक्शा का खड़ा होना, बसेस का खड़ा होना और इतना ज़्यादा बोझ है इस सड़क पर कि वाहनों की संख्या अनगिनत है। उसी में सड़क की चौड़ाई कम है और सड़क पर अतिक्रमण का भी दायरा है। और इन्हीं तमाम समस्याओं से डुमरांव को निजात दिलाने के लिए दक्षिणी और उत्तरी छोर पर 2-2 वाहन स्टैंड बनाए जा रहे हैं। दक्षिणी छोर पर टीचर ट्रेनिंग स्कूल के समीप जो खाली जगह है सरकार की, उसको चयनित किया गया है। वहाँ पर साफ़ सफाई भी चल रहा है और ये वाहन स्टैंड यहाँ पर बना दिया जाएगा। वहीं उत्तरी छोर पर वाहन स्टैंड बनाने के लिए नगर पालिका से लेकर नगर परिषद के कार्यालय से लेकर और राज हाई स्कूल तक के बीच में जगह की तलाश की जा रही है।
अगर ये तलाश पूरी हो गई तो दोनों तरफ वाहन स्टैंड बना दिया जाएगा, जिससे कि डुमरांव के लोगों को बहुत ही अधिक सहूलियत होगी और डुमरांव के लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाम से जूझते हैं उनको छुटकारा मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये कार्य शुरू हो और वाहन स्टैंड को दोनों छोर पर फिक्स्ड कर दिया जाए। आगे बढ़ेंगे। उप विकास आयुक्त ने आदेश दिया है कि नहर किनारे जो कचरा जमा किया जा रहा है इसको अविलंब हटाया जाए, चाहे वो बक्सर हो चाहे वो डुमरांव हो। दोनों जगहों पर नगर परिषद की तरफ से जो कचरे को डिस्पोज किया जाता है वो नहर किनारे किया जाता है। योगेश कुमार सागर ने ये आदेश दिया है कि इस प्रकार से अगर कचरे को डिस्पोज किया जा रहा है और इतना बड़ा अंबार लगा दिया जा रहा है, यह निश्चित तौर पर जनमानस के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अनुकूल नहीं है। वहीं जो नहर के किनारे पानी के निकलने के लिए जो गड्ढा खोदा गया है, अब उसको कचरे से बंद कर दिया गया है। अगर इस मार्ग से आप गुजरे तो आपको इतनी अधिक बदबू का सामना करना पड़ेगा कि आप कल्पना तक नहीं कर सके। वहीं पर जहां पर कचरा होता है, लोग भी कम नहीं, मरे हुए मवेशियों को ले जाकर उसी कचरे में फेंक देते हैं। अब ये आप कल्पना करें कि उस जगह और उस आसपास के रहने वाले लोगों की परिस्थिति क्या रहती होगी। यह बहुत ही हमारे पर्यावरण के लिए डेंजरस है, हमारे जीवन के लिए डेंजरस है। कचरे का कोई ऐसा उपाय करना आवश्यक है जिससे कि प्रदूषण न फैले। हालांकि नगर परिषद भी बेबस है, उसके पास ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर कचरे को डिस्पोज किया जा सके, और कचरा बड़ी संख्या में रोज़ निकलता है और जिसको कि नगर के घर घर से उठाव करके उसे ले जाकर डिस्पोज करना होता है। आगे देखते हैं कि दोनों जगहों के नगर परिषद क्या वैकल्पिक उपाय ढूंढते हैं जिससे कि कचरे से निजात पाया जा सके। ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आपका अभी भी सकुशल रहना आवश्यक है, हमारा भी सकुशल रहना आवश्यक है। हम और आप सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करें, अपने ज़िले को कोरोना मुक्त करें। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, आपके और आपके परिवार के लोगों के लबों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।